everyone, welcome back to our class. My name is मनीषा और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ पर, ठीक है ना, जिसका नाम है हेडले वर्सेस बैक्सेंडल। इस केस में क्या हुआ था और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ये केस कैसे इंपॉर्टेंट है उसे हम आज पढ़ने वाले हैं अपनी इस क्लास में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। पहले हम इस केस के जो इस केस के बेसिक फैक्ट्स है उसको हम समझेंगे, फिर हम इस केस के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो दो पार्टीज है हेडले और बैक्सेंडल, ये कौन है, ठीक है, इन दोनों ने जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया है, इनकी मतलब इसके अंदर जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, ये हम इस पे बात करने वाले हैं, इसे हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक पर्सन होता है जिसका नाम है हेडले, ठीक है, ये एक ओनर होता है एक मिल का, ठीक है ना। एक पर्सन होता है जिसका नाम है हेडले, ये ओनर होता है मिल का, ठीक है ना। मिल क्या होती है? मिल एक ऐसी फैक्ट्री होती है जिसके अंदर जो होता है रॉ मटेरियल होता है या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो फ्लोर में कन्वर्ट होते हैं, आटे में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि गेहूं जो है, गेहूं की पिसाई हो रही है, वो आटे के फॉर्म में बन रहा है। कॉर्न जो है फिर वो कॉर्नफ्लोर में बन रहा है, राइट। तो जो हेडले थी इसकी एक मिल थी कॉर्न की, ठीक है ना। ओके, तो उस मिल में क्या हुआ था, उसकी जो मशीन है वो खराब हो गई थी। उसकी मशीन का जो मेन पार्ट होता है, जो उसको आटे को पीसने का काम करता है, जो व्हील होता है, ठीक है ना, जो रोटेटिंग व्हील होता है मशीन के अंदर, जो आटे को पीसने का काम करता है मिल के अंदर, वो ही मेन पार्ट जो था मशीन का वो क्या हो गया था, खराब हो गया था, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रैंकशाफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। क्रैंकशाफ्ट उसका उस क्रैंकशाफ्ट जो है उस मिल की मशीन का पार्ट था, जो कि क्या रोटेटिंग व्हील जो होता है, जो आटे को पीसने का काम करता है, मेन काम जो करता है मशीन का, वो ही मेन पार्ट क्या हो गया था, मशीन का खराब हो गया था, ठीक है ना। तो मेन मशीन जो क्रैंकशाफ्ट है गॉट ब्रोकन, खराब हो गया था, जो कि मेन पार्ट था मशीन का। वो ये मेन पार्ट क्या था, व्हील रोटेटिंग इन द मशीन कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू पाउडर, ठीक है ना। जो रॉ मटेरियल है जैसे कॉर्न वगैरह है, इनको पाउडर में कन्वर्ट करने का इसका काम था। ओके, इस मशीन का काम था, ठीक है। तो हेडले ने सोचा कि ठीक है, इस मशीन को मैं एक इंजीनियर को बुलाता हूँ। एक कंपनी है इंजीनियरिंग जो इस मशीन को सही करती है, जिसका नाम था डब्ल्यू.जॉयस कंपनी, ठीक है ना। डब्ल्यू.जॉयस कंपनी इस कंपनी का नाम था। तो उधर इंजीनियर्स आए, उन्होंने उस मशीन को देखा और ये कहा कि आपको ये जो मशीन का पार्ट है ये हमारी कंपनी में भेजना पड़ेगा, ताकि हम इस पार्ट को रिपेयर करके आपको वापस बेच सके, ठीक है ना। हम उधर आकर इस पार्ट को रिपेयर नहीं कर सकते, आपको इस पार्ट को जो है हमारी कंपनी में भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। टू रिपेयर दिस मशीन कॉन्टेक्ट टू इंजीनियर्स को कॉन्टेक्ट किया इस मशीन को रिपेयर करने के लिए, मतलब इस कंपनी को कॉन्टेक्ट किया, ठीक है ना। अब कंपनी क्या चाहती थी, कंपनी चाहती थी कि वो डिलीवरी करे, जो हेडले है वो जो है क्रैंकशाफ्ट की क्या करे, डिलीवरी करे कंपनी को। तो हेडले ने किसको अपॉइंट किया, हेडले ने बैक्सेंडल को अपॉइंट किया, ताकि वो क्या कर सके, उस क्रैंकशाफ्ट जो मशीन का पार्ट जो खराब हो गया था वो उस कंपनी में जाकर देकर आए। तो हेडले ने बैक्सेंडल को अपॉइंट किया था। तो बैक्सेंडल कौन हुआ, एक डिलीवरी बॉय हुआ जो उस मशीन के पार्ट को उस कंपनी तक डिलीवर करता है, ठीक है ना। ओके, तो कंपनी वांट्स डैमेज क्रैंकशाफ्ट टू रिपेयर दैट, सो बैक्सेंडल अ डिलीवरी बॉय गो टू द डिलीवरी ऑफ क्रैंकशाफ्ट, ठीक है ना। ये क्या था, ये बेसिक्स था कि हेडले कौन था और बैक्सेंडल कौन था, क्या प्रॉब्लम हुई थी इस केस में। मतलब क्रैंकशाफ्ट एक मशीन थी, ठीक है ना, एल मिल की मशीन थी, उसमें क्या हो गई थी, खराबी हो गई थी, एक पार्ट था मशीन का। ओके, आगे देखते हैं। तो बैक्सेंडल हेडले अपॉइंट बैक्सेंडल फॉर द डिलीवरी ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। तो हेडले ने किसको अपॉइंट किया, बैक्सेंडल को अपॉइंट किया, ताकि वो किसकी डिलीवरी करे, उस क्रैंकशाफ्ट की, जो मशीन का पार्ट जो खराब हो गया था उसकी डिलीवरी करे उस कंपनी को, उस इंजीनियरिंग कंपनी को जो वो मशीन का पार्ट सही करती है, ठीक है ना। तो ड्यू टू द डिले इन द डिलीवरी, अब बैक्सेंडल ने क्या किया, डिले कर दिया डिलीवरी, मतलब हफ्ता भर लगा दिया डिलीवरी देने में, ठीक है ना, डिले कर दिया डिलीवरी में, ठीक है ना। लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो हेडले को क्या हो गया, प्रॉफिट का लॉस हो गया। अब जब तक मशीन का मेन पार्ट ही नहीं होगा तब तक पूरा काम रुका हुआ रहेगा उनका। तो अर्जेंट थी कि डिलीवरी करना अर्जेंट था, इसलिए उसने बैक्सेंडल के साथ क्या करा था, कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप मेरा जो ये पार्ट है वो क्या करो, डिलीवरी करके आओ, ठीक है ना। तो बैक्सेंडल ने क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। कैसे, उसने जो है डिलीवर करने के अंदर डिले कर दिया, उसने क्या कर दिया, डिले कर दिया, टाइम ले लिया। तो हेडले को क्या हुआ, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया। क्या हुआ, लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब
हेडले ने क्या किया, बैक्सनडेल के अगेंस्ट, जो डिलीवरी बॉय था उसके अगेंस्ट क्या किया, सूट फाइल कर दिया। क्या किया, सूट फाइल कर दिया बैक्सनडेल के अगेंस्ट फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, उसने क्या करा, उसने डिले कर दिया डिलीवरी के अंदर, तो उसका क्या हुआ, बहुत नुकसान हो गया, ठीक है ना, इसलिए। सो लॉस ऑफ द प्रॉफिट, क्लेम डैमेजेस। क्यों सूट क्यों फाइल किया, कि मेरा जितना भी लॉस हुआ है उसका मुझे कंपेंसेशन मिलना चाहिए, उससे मुझे डैमेजेस क्लेम करने हैं, डैमेजेस मतलब कंपेंसेशन मुझे मिले, ठीक है ना, जितना भी मेरा लॉस हुआ है अब बैक्सनडेल मुझे वो लॉस बेयर करे, ठीक है ना। तो ये थे बेसिक फैक्ट्स इस केस के, कि हेडले कौन था, एक ओनर था मिल का, बैक्सनडेल कौन था, वो पर्सन था जो मशीन का पार्ट जो है कंपनी तक पहुंचाने वाला था, लेकिन उसने क्या कर दिया, डिले कर दिया, इसलिए हेडले ने बैक्सनडेल के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया, केस फाइल कर दिया कि मेरा लॉस हुआ है प्रॉफिट का, इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मुझे क्या दो, प्रॉफिट दो, डैमेजेस क्लेम करें। अब कोर्ट ने इसके अंदर क्या कहा, कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट सेज व्हेन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइज, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो प्रॉफिट, जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है, जो कंपेंसेशन है, वो इस हिसाब से दिया जाता है कि जो फोर्सिन, मतलब जो बेसिक चार्जेस हो, फोर्सिन हो, मतलब जो क्लेमेबल हो। ऐसे नहीं है कि अपन कुछ भी मांग रहे हैं, ठीक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो जितना चाहो अब इससे मांग सकते हैं कि हमको इतना कंपेंसेशन दो। तो जो फोर्सिन हो, मतलब जो हम अज्यूम कर सके, जो हम एस्टिमेट कर सके, सिर्फ जो दोनों पार्टीज एस्टिमेट कर सकती है, जो फोर्सिन कर सकती है, यूजुअली ऑर्डिनरी, ठीक है ना, उतना ही कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट ने ये कहा, ठीक है ना। तो कोर्ट ने क्या किया, बैक्सनडेल के लिए जजमेंट दिया, मतलब बैक्सनडेल के जो फेवर में जजमेंट दिया, बैक्सनडेल के फेवर में जजमेंट दिया, और ये कहा कि बैक्सनडेल को नहीं पता था कि उसके लेट डिलीवरी से उससे लॉस होने वाला है, तो बैक्सनडेल को ये चीज़ नहीं पता थी। हेडले को पहले ही बैक्सनडेल को बोलना चाहिए था कि डिलीवरी मुझे प्रॉपर टाइम पे चाहिए या सर्टेन टाइम पे चाहिए, या फिर डिलीवरी हाथों हाथ चाहिए, ये चीज़ तो हेडले ने बैक्सनडेल को नहीं बोली थी। तो कोर्ट ने ये कहा कि हेडले ने बैक्सनडेल को ऐसा कुछ भी ये मेंशन नहीं किया था कि डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए, स्पेसिफाइड टाइम पे डिलीवरी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी हेडले ने बैक्सनडेल को नहीं कहा था। और बैक्सनडेल के माइंड में भी ये नहीं था कि अगर वो डिले करेगा तो उसे लॉस हो जाएगा, उससे लॉस अकर होगा, ये भी बैक्सनडेल को इतना दिमाग में नहीं था। बैक्सनडेल वॉज नॉट अवेयर अबाउट सच लॉस अकर ड्यू टू द डिले ऑफ हिज परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस से जो डिले हो रहा है, ठीक है, उसने जो परफॉर्मेंस में डिले करी है, इससे क्या लॉस होने वाला है, ये बैक्सनडेल को नहीं पता था, ठीक है ना। सो ओनली नॉमिनल चार्जेस आर पेड बाय द बैक्सनडेल। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो भी नॉमिनल चार्जेस है, जितना भी नॉमिनल चार्ज हुआ जो कि फोर्सिनेबल है, ठीक है ना, जो कि यूजुअल है, वो उतना ही बैक्सनडेल जो है वो क्लेम जो है वो पे करेगा, जो कंपेंसेशन है वो पे करेगा हेडले को। तो अब इस केस को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं हम। तो ये केस बहुत ही फेमस केस है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ठीक है ना, इंग्लिश कॉमन लॉ का केस है, ठीक है ना, इंग्लिश लॉ का केस है, क्योंकि इस केस की ईयर से ही हमें पता चल रहा है कि ये इंग्लिश लॉ का केस है, ठीक है ना। 1854 में ये केस हुआ था। तो ये क्या है, इंग्लिश जो प्रिंसिपल्स, इंग्लिश जो रूल्स थे उसके टाइम का ये केस है, तो बहुत पुराना केस है। लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात जब भी आती है, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो है जब भी हम बात करते हैं, तब हम इस केस को रेफर जरूर करते हैं, हेडले वर्सेस बैक्सनडेल 1854। ओके, आगे चलते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं। हमने एक बार कंप्लीट इस केस को समझ लिया है बेसिक तौर पर कि इस केस में था क्या। अब लैंग्वेज से पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन दिस केस हेडले वर्सेस बैक्सनडेल revolves around the principles of damages for the breach of the contract. The plaintiff, Mr. Headley, and his partners owned a corn mill, flour mill, okay? फ्लोर मिल, जिसमें क्या बनता था, फ्लोर बनता था, आटा बनता था। वो मिल जो है, प्लेंटिफ जो है, मतलब मिस्टर हेडले, उनकी वो मिल थी, ठीक है ना, ओनर थे उस मिल के। द मिल्स क्रैंकशाफ्ट ब्रोकन एंड दे नीडेड टू गेट इट रिपेयर। जो क्रैंकशाफ्ट है, जो मशीन का पार्ट है, क्रैंकशाफ्ट की, क्रैंकशाफ्ट क्या था, मशीन का पार्ट था, ठीक है। ये जो मेन पार्ट था, मशीन का मेन पार्ट था, यही क्या हो गया था, ब्रोकन, यही खराब हो गया था, ये टूट गया था। तो ये क्या चाहते थे, उसको रिपेयर करना चाहते थे, क्विकली अज्यूमिंग ऑपरेशंस, ठीक है। दे एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द डिफेंडेंट, जो कि कौन था, बैक्सनडेल। बैक्सनडेल कौन था, डिफेंडेंट था।
उसके साथ में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया who were the carriers to transport the broken crankshaft to an engineer to repair and bring it back after the repair। ठीक है, तो बैक्सनडेल के साथ मिस्टर जो हेडले है उसने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तुम ये जो मशीन का पार्ट है, ये जो मशीन का पार्ट है ये तुम लेकर जाओगे इस कंपनी के पास और वापस लेकर आओगे इसे। तो ये क्या था, कॉन्ट्रैक्ट किया था हेडले के साथ कि इस मशीन को ले जाना है और वापस लेकर आना है रिपेयर करवा कर। ओके, देन इशू क्या है इस केस के अंदर, द इशू इन द केस was where the defendant was liable for the losses incurred by the plaintiff। मतलब क्या बैक्सनडेल लाइबल है उन सब लॉसेस के जो प्लेंटिफ है, मतलब कि जो हेडले है, ड्यू टू द डिले इन द डिलीवरी फॉर द क्रैंकशाफ्ट beyond the ordinary damages that might have been reasonably foreseeable at the time of the contract formation। मतलब जो ऑर्डिनरी डैमेजेस है इसके अलावा भी डैमेजेस पे करने के क्या हेडले लाइबल है, ये इस केस के अंदर इशू था। ठीक है ना। अब जजमेंट क्या आया, कोर्ट रूल्ड इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ बट मेड द सिग्निफिकेंट डिस्टिंक्ट रिगार्डिंग टू द रिकवरेबल डैमेजेस। कोर्ट ने हेडले को जो है वो क्या दिया, डैमेजेस तो दिलवाए लेकिन एकदम रीजनेबल, मतलब यू देखे तो किसके फेवर में था, बैक्सनडेल के फेवर में ही कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि सिर्फ नॉमिनल चार्जेस ही पे करने, लेकिन एक तरीके से प्लेंटिफ को क्या मिला, चार्जेस तो मिले, ठीक है ना, कंपेंसेशन तो मिला था। तो कोर्ट रूल्ड इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ्स बट मेड अ सिग्निफिकेंट डिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द रिकवरेबल डैमेजेस। ठीक है ना, रिकवरेबल डैमेजेस के ऊपर एक सिग्निफिकेंट क्या लगा दिया, डिस्टिंक्शन लगा दिया। कैसे, देयर आर टू मेन रूल्स दैट एमर्ज फ्रॉम द केस। इस केस से दो मेन रूल्स के बारे में हम बात करते हैं। क्या क्या है वो, पहला है डायरेक्ट डैमेजेस, मतलब जनरल डैमेजेस के बारे में बात करते हैं, और दूसरा है कॉन्सिक्वेंशनल डैमेजेस के बारे में। तो ये दोनों डैमेजेस हम समझते हैं। ये क्या है, डायरेक्ट डैमेजेस मतलब कि जनरल डैमेजेस क्या होते हैं। कोर्ट हेल्ड दैट द डैमेजेस दैट कुड बी रीजनेबल कंसिडर्ड एज अराइजिंग नेचुरली फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि ऐसे डैमेजेस जो कि रीजनेबल हो, मतलब वैलिड हो, कि इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से इतना इसको लॉस हुआ है, जो रीजनेबल लॉस है उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट जनरल डैमेजेस कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे, जनरल डैमेजेस, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुआ है रीजनेबली। ठीक है, इस डैमेजेस को क्या कंसिडर किया जाएगा, जनरल डैमेजेस आर रिकवरेबल बाय द इनोसेंट पार्टी। ठीक है ना, ये आप रिकवर कर सकते हो इनोसेंट पार्टी को। जैसे जो हेडले था बैक्सनडेल था, वो एक इनोसेंट पार्टी थी, उसे नहीं पता था कि उसके डिले से जो है वो उसे इतना लॉस होने वाला है, इनकम, उसकी जो डिले ऑफ परफॉर्मेंस है उससे इसको इतना लॉस होने वाला है। तो जो वो एक इनोसेंट पार्टी थी बट उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो किया था, ठीक है ना, तो उसे क्या देने पड़ेंगे, जनरल डैमेजेस, जो रीजनेबल डैमेजेस है वो तो उसको देने पड़ेंगे। ओके, इन दिस केस इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द क्रैंकशाफ्ट टू द इंजीनियर एंड ब्रिंग इट बैक विच वर द डायरेक्ट एंड फोर्सिनेबल कॉस्ट। ठीक है, इस केस के अंदर फोर्सिनेबल मतलब अज्यूमेबल कॉस्ट क्या थी, क्रैंकशाफ्ट की जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट थी कि जो इंजीनियर्स के पास उसने भेजा था और वापस लेकर आए थे, वो उसकी डायरेक्ट और फोर्सिनेबल कॉस्ट थी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो डायरेक्ट डैमेजेस क्या होते हैं, रीजनेबल डैमेजेस होते हैं जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होते हैं। ओके, अब कॉन्सिक्वेंशनल डैमेजेस क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंशनल डैमेजेस मतलब स्पेशल डैमेजेस, कॉन्सिक्वेंटल डैमेजेस और जो है स्पेशल डैमेजेस जो है वो क्या होते हैं। द कोर्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट द कंसेप्ट ऑफ स्पेशल एंड कॉन्सिक्वेंटल डैमेजेस which are not considered to arise directly from the breach of contract but could be reasonably supported to have been in the contemplation of both the parties at the time of the contract formation। मतलब ये ऐसे damages होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट का हम फॉर्म कर रहे हैं उस समय ही हमें सब कुछ क्लियर आउट कर देना चाहिए। जब हम कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर रहे हैं उस समय ही हमें क्लियर आउट कर देना चाहिए कि अगर ऐसा आपने किया तो इससे आपको कितने डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। तो ये क्या होता है, स्पेशल कॉन्सिक्वेंटल डैमेजेस होते हैं, मतलब जो क्या होते हैं, रीजनेबल तो होते ही हैं, विच कुड बी रीजनेबल तो होते ही हैं, प्लस जो दोनों पार्टीज हैं मतलब विच आर नॉट कंसिडर टू अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रीच, जो डायरेक्टली ब्रीच से नहीं होते हैं, राइट। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पहले ही वो क्या, दोनों पार्टीज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन
कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन पे ही पहले ही क्या कर दिया जाता है, सपोज उसको कर दिया जाता है। However, for such damages to be recoverable, the party in breach must had knowledge of the special circumstances. मतलब अगर बैक्सेंडेल को हेडले पहले ही कह देता कि अगर तुमने टाइम पर डिलीवरी नहीं करी, मतलब अगर डिले ऑफ द परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो तुम्हें, मतलब अगर डिले ऑफ द परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो मेरा लॉस नहीं होगा, अगर तुमने डिले किया तो मेरा लॉस हो जाएगा, तो पहले ही अगर हेडले ने बैक्सेंडेल को क्लियर सब बातें बता दी होती कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन पे, तो वो जो है उसे स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकता था। मतलब जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस समय ही जो हेडले को है ना बैक्सेंडेल को बता देना चाहिए था कि तुम प्लीज टाइम पे डिलीवरी कर देना वरना मुझे प्रॉफिट का लॉस होने वाला है। ओके, तो ये क्या था, जब पार्टी ब्रीच करती है मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, तभी ये जो डैमेजेस होते हैं वो रिकवरेबल होते हैं। दैट वुड कॉज सच लॉसेस। In this case, it would have been the loss of the profit due to the delay in the receiving the repairing crankshaft, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या था, डिले हो गया था क्रैंकशाफ्ट को रिसीव करने में, इसलिए जो है हेडले ने क्या किया था, केस फाइल किया था। लेकिन बैक्सेंडेल को ये नॉलेज नहीं थी, हेडले ने उसे पहले नहीं बताया था कि टाइम पर डिलीवरी करनी है, अगर उसने टाइम पर डिलीवरी नहीं की तो हेडले को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये बैक्सेंडेल को उसने नहीं बताया था कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन में, इसलिए वो जो है वो स्पेशल डैमेजेस क्लेम करने के लिए लायबल नहीं है, वो सिर्फ जनरल डैमेजेस क्लेम करने के लिए लायबल है। ये कोर्ट ने ये बात कही थी। ओके, सो ये था हमारा पूरा केस। इस केस के अंदर जो की प्रिंसिपल है एस्टैब्लिश हुआ था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, वो क्या था, द की प्रिंसिपल established in the Headley versus Baxendale is that the defaulting party, मतलब जो उसने breach of contract किया है, can only be liable for the losses which are foreseeable and or contemplated by both the parties at the time of the contract formation. Foreseeable or speculative losses are generally not recoverable. Okay, तो इस केस के अंदर क्या हुआ था, इस केस ने एक बेसिक प्रिंसिपल सेट आउट किया। क्या प्रिंसिपल था, वो एकदम की प्रिंसिपल सेट आउट किया कि जो डिफॉल्टिंग पार्टी होती है, मतलब जो जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो सिर्फ लाइबल है उन लॉसेस को पे करने के लिए जो कि फोर्सिनेबल है, मतलब जिसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं, जिसे हम अज्यूम कर सकते हैं, सिर्फ उतने ही, मतलब कि जो जनरल डैमेजेस हुए हैं सिर्फ उसी को ही पे करने के लिए लाइबल है। जो डिफॉल्टिंग पार्टी है, मतलब जो बैक्सेंडेल है, वो सिर्फ उतने ही डैमेजेस पे करने के लिए लाइबल है, ठीक है ना, बोथ पार्टीज एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। ओके, सो ये केस था हमारा हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। आई होप आप सबको ये केस एकदम क्लियर हो चुका होगा। इस केस में पहले हमने इस केस के पूरे बेसिक स्ट्रक्चर को समझा, ठीक है ना, कि हेडले कौन था, बैक्सेंडेल कौन था, इस केस में इशू क्या आ रहे थे और कोर्ट ने इस केस में क्या कहा, ठीक है ना। कोर्ट ने जो है हेडले को जो है जनरल डैमेजेस जो है, मतलब जो नॉर्मल डैमेजेस जो है, नॉर्मल कंपेंसेशन दिलवाया बैक्सेंडेल से, लेकिन ये कहा कि बैक्सेंडेल को जो है नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ जो फोर्सिनेबल एस्टिमेटेड जो डैमेजेस है वो ही क्लेम कर सकता है। ओके, सो ये था हमारा पूरा केस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल का। आई होप आप सबको ये केस एकदम क्लियर हो चुका होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।